हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 6। हमने इसके 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लें। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो भी देख लें। आज हम पढ़ेंगे इसका 6 चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले अपने चैप्टर पढ़े हैं। आइए पहले ये पढ़ लेते हैं। पहाड़ी 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 वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। मतलब कहने का अर्थ है पहाड़ी वह भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। और कितनी ऊंची उठी होती है? 600 मीटर से अधिक ऊंची। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि ये सामान जगह इससे ऊंची उठी होगी उसे कहेंगे पहाड़ी। अब कितनी ऊंची उठी होगी? 600 मीटर। 600 मीटर। तो आइए अब इसे पढ़ते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखें कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल रूप के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये बताया गया इसमें कि पृथ्वी सभी जगह एक समान नहीं है। स्थल मतलब के कुछ भाग ऊंचे होते हैं तथा कुछ भाग नीचे होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, गति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो इसमें बुक में दिया है उसी को पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी की प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ये चित्र है, इसे देखते हैं। देखिए गए चित्र है। ये पर्वत हैं, पठार है, सहायक नदी, मैदान, स्थल तट, प्रायद्वीप, वितर्किता, डेल्टा, झील, इन सभी के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। आप चित्र देख लें अभी। घाटी। आइए दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन। देखिए अपरदन कई प्रकार से होता है। जैसे ये अपरदन, ये कहने का अर्थ ये है, ये पहाड़ है और इसकी ये जो ऊपर की है ये हवा के झोंके से उड़ रही है ये, या फिर जैसे बारिश की वजह से टूट रही है तो उसे क्या कहेंगे? अपरदन। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। ये घिस के बिल्कुल सपाट हो जाएगी। ऐसी है अपरदन के बाद ये ऐसी हो जाएगी। आइए तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अब निक्षेपण क्या है? निक्षेपण उसे कहते हैं जैसे नदियाँ हैं, नदी जो जल है, कहने का अर्थ है जो नदी जब ऊपर आती है, नदी के साथ जो जल आता है साइड में, जो बालू गिट्टी वगैरह आ जाती है, जो उसी को कहते हैं निक्षेपण। आपने देखा होगा बाढ़ वाले इलाकों में जब मतलब बाढ़ ख़त्म हो जाती है उस समय
नदियाँ वहाँ पर वो छोड़ जाती हैं, बालू मिट्टी वही होता है निक्षेपण। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत, आइए हम पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि जो पर्वत पर जो नदियाँ हैं जिनमें हमेशा बर्फ़ जमी रहती है उन्हें कहा जाता है हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। हाँ, यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिला कि जो कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। मतलब वहाँ की जलवायु बहुत कठोर होती है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ के धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। मतलब वहाँ का धरातल ऐसा होता है, देखिए ये पर्वत है, अब इसका धरातल ऐसा है। यहाँ पर घर लोग कैसे बनाएंगे? तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहा जाता है। कहने का अर्थ है ये है, ये है, ये पर्वत एक ही रेखा में है तो इसे क्या कहेंगे? श्रृंखला। ये चित्र है, ये ऊपर देखते हैं। पहले आइए इसे देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप है, जो हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से अधिक। मतलब जो प्रशांत महासागर के अंदर एक पर्वत है मानाकी पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205, और एवरेस्ट की कितनी है? 8,850। आइए अब इसे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। कौन कौन से पर्वत? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। कौन कौन से? हिमालय तथा आल्प्स, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? अरावली श्रृंखला। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। इसकी हमने आपको बताया था, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये ऊपर पढ़ते हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वा रूप में विस्थापित हो जाता है उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। मतलब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या फिर हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी का वोस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं।
एटलस में दिए गए विश्व के मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों को के कुछ उदाहरण का पता लगाओ। जैसे ये चित्र है, अब देखिएगा। जैसे ये पर्वत है, इसका ये पहले ऐसा होगा, ऐसा, इसका ये किसका ये टूट गया, नीचे चला गया, इसे कहेंगे उत्खंड, और इसे कहेंगे द्रोणिका भ्रंश, या फिर इसे कहेंगे हास्ट, और इसे कहेंगे ग्रावेन। योग आप समझ गए होंगे, तो आइए नीचे पढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंटेन किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। कौन सा? अफ्रीका का माउंटेन किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाने तथा पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काई डाइविंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं? ये क्वेश्चन है। देखिए ये चित्र है, यह ज्वालामुखी है, ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, तो ये बाहर लावा निकल रहा है। देखिए मैग्मा और लावा में अंतर, जो जब तक ये पृथ्वी के अंदर रहता है तब तक इसे मैग्मा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के बाहर निकल रहा है तब इसे लावा कहते हैं। ये आगे पढ़ते हैं। पठार उठी हुई एक सपाट बूंद होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई क्रमशः कुछ 100 मीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। कौन सा? दक्कन का पठार। केन्या के तांजिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ पर कौन सा पठार? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। कितनी है? समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमें जीएस से एक संबंधित क्वेश्चन मिलेगा कि जीएस से संबंधित क्वेश्चन है कि अफ्रीका का पठार किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है? सोना एवं हीरे के खनन के लिए। भारत में छोटा नागपुर में भारत के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। देखिए पठारी क्षेत्रों में तो जलप्रपात तो होगा ही, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। जब नदियाँ ऊंचाई से गिरेंगी, मतलब देखिए ये पर्वत है और ये पठार है, और जब नदियाँ यहाँ से गिरेंगी तो यहाँ जलप्रपात तो होगा ही,
क्योंकि ये नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। कौन से? लावा पठार में किस मिट्टी की? काली मिट्टी की, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ये मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक होते हैं। कौन? मैदान समुद्र से कितने? 200 मीटर अधिक ऊंचे। 200 मीटर से मतलब अधिक ऊंचे नहीं होते, मतलब 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, 200 ही होंगे, इससे ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे। ये कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं, मतलब कुछ बिल्कुल समतल होते हैं, कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित करती हैं। इन्हें निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्य मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में स्थित होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। कौन सा? मैदान। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। आइए ऊपर पढ़ते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन वैसे भी कठिन होगा। मैदानों में फसलें मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीक़ों से जल या स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारा ही उपयोग के लिए नहीं है, मतलब उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो जो ये है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो आप आगे पढ़ेंगे। यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे।
कि अपने इसे मतलब संसाधनों को अपने लिए ना, अपने से आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।